हेलो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है। तो ये जो एक ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है जो माउथ या ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है एनस तक, इस पूरी गट को हम कहते हैं द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है इसका काम यही होता है कि ये फूड को डाइजेस्ट करवाता है। तो डाइजेशन का अमल होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है ओरल कैविटी के अंदर, जो हमारी माउथ होती है। तो माउथ के अंदर जो होता है ना, सबसे पहला काम तो ये किया जाता है कि फ़ूड को सिलेक्ट किया जाता है। फूड की सिलेक्शन के बाद इसको ग्राइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। ग्राइंडिंग के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड किया जाता है और पीसेस में डिवाइड करने के बाद उसको एक बोलस की शक्ल दे दी जाती है। स्मॉल सफेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है आफ्टर मस्टिकेशन। मस्टिकेशन कहते हैं ग्राइंडिंग को, यानी फूड को ग्राइंड करने के बाद। साथ ही साथ लुब्रिकेशन का अमल भी होता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ सिक्रीशंस ऐड कर रहे होते हैं इसके अंदर, और कुछ सबलिंगुअल ग्लैंड्स भी होते हैं जो टंग के नीचे सिचुएटेड होते हैं। कुछ सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं और कुछ पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। ये वो ग्लैंड्स हैं जो रतूबत खारिज करते रहते हैं और खुराक की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मज़ीद इसके हमारा जो सलाइवा इसमें पैदा हो रहा होता है माउथ के अंदर, उसके अंदर पानी होता है, म्यूकस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं और कुछ एंजाइम भी होते हैं जिसे हम कहते हैं अमाइलेज या टाइलिन। या अमाइलेज जो हमारे पास एंजाइम होता है वो ब्रेक डाउन करवा रहा होता है फूड के कंपोनेंट्स की। तो इसके फ़ौरन बाद ओरल कैविटी के हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से हमारे स्टमक तक एक्सपेंडेड होती है। इस ट्यूब को हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम ये होता है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टमक। अब ये जो मूवमेंट होती है ना इसमें फूड की, बोलस की, वो कुछ ख़ास वेव्स की मदद से हो रही होती है। उन वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर मसल्स जो इसमें पाई जाती हैं उसकी वजह से एक लहरें पैदा होती हैं जो खुराक को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं हमारे ओरल कैविटी से स्टोमक की तरफ। बाज़-औक़ात एंटी पेरिस्टाल्सिस भी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वोमिटिंग का ये सबब बनती है। ये जो वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, इवन कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम करती हैं। यानी अगर इंसान हेड स्टैंड भी कर ले तब भी ये खुराक को स्टमक की तरफ ही लेके जाएंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन स्टार्ट हो जाता है वो है हमारे पास स्टमक का। स्टमक की अगर हम बात करें तो ये एक एक्सपेंडेड पोर्शन होता है। ये है तो ट्यूब ही लेकिन थोड़ी सी स्वेल्ड फॉर्म में है। इसके दो पोर्शन होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ से आप देख सकते हैं एक ये पोर्शन है हमारे पास ऊपर ऊपर ये वाला, और एक हमारे पास आ जाता है ये नीचे। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, नीचे वाले को पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। साथ ही साथ आपको ये येलो कलर वाला, ये जिसको मैंने अभी ग्रीन कर दिया है, इसे कहते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज भी कुछ हार्मोन की सिक्रीशंस कर रहा होता है जो डाइजेशन को ईजी कर रहे होते हैं। जैसे ही स्टोमक के अंदर कुछ HCl की मिकदार भी पाई जाती है और कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिनोजन होता है ये भी पाया जाता है, खुराक को डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जो म्यूकस लेयर में पाए जाते हैं स्टोमक की। जाइमोजन सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं। जाइमोजन सेल्स जो होते हैं ना वो पेप्सिनोजन सिक्रीट कर रहे होते हैं, और ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं ना वो HCl खारिज कर रहे होते हैं। HCl का काम ये होता है कि खुराक के अंदर अगर कुछ माइक्रोब्स हैं या कुछ इस तरह का मटेरियल हमने इनटेक कर लिया जिसकी डाइजेशन वो प्रॉपरली ना हो सके, तो फिर इसकी डाइजेशन में हमारे पास HCl जो होता है ना वो मदद करता है। जैसे ही यहाँ पर ये HCl जाइमोजन सेल्स के पेप्सिनोजन हो गया और म्यूकस हो गया, ये सारे मिक्स होते हैं। तो मिक्स होने के बाद एक तरह का जूस बन जाता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो ये गैस्ट्रिक जूस जैसे ही सिक्रीशन को कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद हमारे पास शोरबे की तरह की एक मटेरियल बन जाता है मैदे के अंदर जिसे हम काइम कहते हैं। बाज़-औक़ात ये काइम जो होता है ना बैक फ्लो करता है और ईसोफेगस में चला जाता है जिससे हार्ट बर्न या पायरोसिस होती है। ये काइम जो होता है ना इसको फिर भेज दिया जाता है हमारे नेक्स्ट ऑर्गन के अंदर जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही खुराक पहुंचती है इसके हमारे पास कुछ हिस्से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पहला हिस्सा जो होता है वो ड्यूडेनम है, फिर इसके बाद आ जाता है ज्यूजेनम, ज्यूजेनम के बाद इलियम। इसी तरह जैसे ही यहाँ पर कुछ डाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद या कुछ पानी की मिकदार जज़ब हो जाने के बाद, खुराक के जज़ब हो जाने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास खुराक होती है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाती है। याद रखिएगा कि हमारे जो पानी की अब्जॉर्प्शन होती है, खुराक का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसके अलावा हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर छोटी छोटी वाल्वेटी अपीयरेंस वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं या विलाई कहते हैं अकेले।
वो जो विल्लस होते हैं या विलाए होते हैं उसके अंदर खुराक हमारी जज़ब होती है और ब्लड स्ट्रीम में इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर हमारी खुराक जज़ब होगी, कुछ पानी भी जज़ब हो गया, फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमने कुछ हिस्से बनाए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला हिस्सा जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो हमारे पास होता है सीकम, और इसी तरह दूसरा हमारे पास होता है कोलोन, और लास्ट पोर्शन जो होता है रेक्टम होता है। तो ये सीकम हो गया जिसको मैंने ग्रीन किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास कोलोन स्टार्ट हो जाता है, कोलोन के बाद फिर लास्ट पोर्शन जो होता है उसे रेक्टम कहते हैं। ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर हमारा जो फीसेस होते हैं या जिस तरह का फुजला मादा होता है वो स्टोर्ड रहता है कुछ देर के लिए। फिर जैसे ही हमारे पास एक रिफ्लेक्स क्रिएट होती है, ब्रेन की तरफ सिग्नल जाता है कि जी रेक्टम जो है वो फिल्ड हो चुका है फीसेस के साथ, तो इसको एक्सक्रीट करना है, तो फिर इंसान जो होता है ना एक्सक्रीट कर देता है आउटसाइड द बॉडी। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है कि इंसान के अंदर किस तरह से डाइजेशन टेक प्लेस होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।